हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और ऐसी कामना करता हूं आप सब सही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से पूरी करते रहें। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये है क्लास 12 के मैनेजमेंट से रिलेटेड। द टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फैयल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, आज हम वन बाय वन इन्हीं के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे डिसीजन लिया जाता है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं और फिर उसके बाद जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट्स हैं उसी डिसीजन को आगे पूरा करते हैं, टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सेट गोल या टारगेट अचीव हो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ताकि एफिशिएंटली और स्मूथली काम हो और सही समय पे काम पूरा हो। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं फेयल ने, हम वन बाय वन उन्हीं को अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं अपने उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन्होंने 12th के एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है और उनको मैं एक तरह से थैंक्स भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी पढ़ाई की इज्जत रख ली, अच्छा स्कोर किया है। खैर, अब हम आ जाते हैं अपनी टॉपिक पे। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क्स जो होते हैं वो कई स्टेप में पूरे होते हैं, तो वहां हर वर्क को अलग अलग स्टेप को डिवाइड करके रखना चाहिए। ऐसा करने से होता यह है कि हर काम एफिशिएंटली होता है और दूसरा काम करने वाला वर्कर उस काम में एफिशिएंट हो जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है उसके अंदर, तो इस काम को और बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। डिवीजन ऑफ वर्क। Here concluded that division of work improves the productivity, efficiency, accuracy and speed of the worker। वो बार बार आप डिवीजन ऑफ वर्क करके रखेंगे, सेम काम को वो कर रहा है, बार बार करने से उस काम के लिए उसके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है। दूसरा, एक के ऊपर लोड दे दिया जाएगा सारे काम का तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को बांट के रखना चाहिए। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम को सही ढंग से पूरा हो इसके लिए हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस बना के रखना होगा। अगर हम किसी वर्कर को सिर्फ अथॉरिटी दे दे तो वो उसका मिसयूज करने लगेगा, लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे तो कई बार वो अपने काम को टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि अथॉरिटी नहीं है उसके पास, सही समय पे डिसीजन नहीं ले पाया और काम रुक गया। तो ऐसे में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों का बैलेंस होगा तभी अकाउंटेबिलिटी भी हो पाएगी। तो नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी फैसिलिटेट द मैनेजमेंट टू वर्क एफिशिएंटली। काम अच्छे से हो, ये अथॉरिटी अगर उसके पास है तो वो सही समय पे हर डिसीजन ले सकता है क्योंकि आपने उसे ऑथराइज कर दिया है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर देयर गाइडेंस और लीडरशिप। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अपनी गाइडेंसशिप में काम को सही समय पे एफिशिएंटली पूरा करने की भी कोशिश करेगा, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी। नंबर 3, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का होना जरूरी है, टाइम पे आना है, जो भी उसका वर्क टाइम है उसे पूरा करना है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहना है, ये सारी बातें होनी चाहिए। इससे होने वाले वर्क पे बहुत असर पड़ता है। पता चला काम के समय में बातों में लगे हुए हैं, कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन, इट इज द कोर वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट। ये उसका कोर वैल्यू होता है। गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल इंटर रिलेशन मेक द मैनेजमेंट जॉब इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसलिए डिसिप्लिन का भी होना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर या कमांड
उसमें यूनिटी होना चाहिए। एक वर्कर के 4 बॉस नहीं होने चाहिए, 4 बॉस होंगे, 4 तरह की ऑर्डर आएंगे तो वो कंफ्यूज होगा। इसलिए कमांड ऑर्डर एक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरा बॉस कौन है और वो उसी से कांटेक्ट करे, उसी के ऑर्डर के हिसाब से वो काम करे, तो वो काम एफिशिएंसी के साथ होगी। एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड, इफ नॉट देयर बिगिंस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैन क्रिएट कंफ्यूजन। अगर एक ही वर्कर को 4 अलग अलग बॉस कमांड कर रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड होगा, उसके हिसाब से चले, उसके हिसाब से चले, किसके हिसाब से चले। लेकिन एक बॉस है तो वो उसी के हिसाब से चलेगा और काम सही ढंग से होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है वो उसमें यूनिटी होनी चाहिए। टॉप से लेके बॉटम लेवल तक के जो भी मैनेजमेंट हैं उनमें सेम डायरेक्शन में हर एक का कमांड जाना चाहिए ताकि सेट टारगेट अचीव किया जा सके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल द पीपल वर्किंग इन अ कंपनी शुड हैव वन गोल एंड मोटिव विच विल मेक द वर्क इजियर एंड अचीव द सेट गोल इजीली। उसे पता होना चाहिए कि अभी हमारा टारगेट क्या है और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। वो अगर डायरेक्शन एक नहीं होगा तो वो कंफ्यूज होगा और काम सही ढंग से नहीं होगा। अगर सेम डायरेक्शन सब जा रहे हैं तो काम इजीली होता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर कोई अलग अलग है, हर एक का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहां पर हर किसी का इंटरेस्ट उसी इंटरेस्ट की तरफ जाएगा जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया हुआ है। A company should work unitedly towards the interest of a company rather than personal interest। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर उन्हें टॉप लेवल कंपनी के जो मैनेजमेंट ने डायरेक्शन तय किया है वो उसकी तरफ जाएगा, उस इंटरेस्ट को देखेगा, पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देखेगा, तो इसका असर काम पे अच्छा पड़ेगा। Remuneration, it should be according to individuals' effort they have put forth because remuneration plays an important role in motivating the workers। अगर वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसे सही रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, उसकी सही सैलरी वगैरह होनी चाहिए, वेजेस सही मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, वो अच्छी मेहनत कर रहा है, उसको सही रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, तो ऐसे में वो क्या डिसअपॉइंट होगा और वो काम को उस ढंग से नहीं कर पाएगा जैसा कि करना चाहिए। तो एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए मोटिवेशन जरूरी है और मोटिवेशन रेम्यूनरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो रेम्यूनरेशन। 8, सेंट्रलाइजेशन। In any company, the management or any authority responsible for the decision making process should be neutral। यहां पर हर अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट है, तो हर मैनेजमेंट अपने इसको न्यूट्रल रखेगा, वो सिर्फ उस तरफ सबको ले जाएगा जिससे टॉप लेवल के डिसीजन या सेट किए हुए गोल को पूरा किया जा सके, टारगेट को अचीव किया जा सके। वो अपना कोई भी चीज है वो उसमें बीच में नहीं लाएंगे, और ऐसे में कोई काम अगर सही ढंग से हो रहा तो उसे करने देना है, बीच में इन्वॉल्व नहीं होना है। स्केलर चेन, हायरार्की स्टेप शुड बी फ्रॉम द टॉप टू द लोएस्ट। एवरी एम्प्लॉइज नो देयर इमीडिएट सीनियर ऑल्सो, दे शुड बी कॉन्टेक्टेड। टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक एक हायरार्की बना होना चाहिए, जिसे हम हिंदी में पदानुक्रम कहते हैं, और हर एक को पता होना चाहिए कि मेरा इमीडिएट बॉस कौन है, ताकि जरूरत पड़ने पे वो उससे कांटेक्ट कर सके और उसी के ऑर्डर को फॉलो करे। तो ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां कंफ्यूजन है, अभी मैं किससे पूछूं क्या करूं, ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, टाइम पे काम पूरा नहीं होगा। ऑर्डर 10, order, a company should maintain a well-defined work order to have a favorable work culture. Positive atmosphere in workplace will boost more positive productivity. वर्कर्स को ऑर्डर मिले तो वो भी अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ मिले। इससे क्या होता है,
वर्क की जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी है वो बढ़ती है और वर्कर्स भी दिल लगाकर अच्छे ढंग से काम करते हैं। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। तो वो मैनेजमेंट का ये काम है कि वो वर्कर्स के बीच पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करे हर ऑर्डर के साथ। इक्विटी, वहां कोई किसी को बायस न करे, कोई किसी को फेवर न करे, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, ये चीज का ध्यान रखना है। 11, इक्विटी, ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रेस्पेक्टफुली। अरे भले वो मेरा जूनियर है लेकिन उसकी भी अपनी रेस्पेक्ट है और हमें उस रेस्पेक्ट को वैल्यू देना होगा। It is the responsibility of a manager that no employees face discrimination. मैनेजमेंट ये भी देखे, मैनेजर ये भी देखे कि कोई किसी दूसरे एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। इससे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। स्टेबिलिटी, an employee delivers the best if they feel secure in their job. It is the duty of manager to offer job security to their employees. अगर एम्प्लॉइज को ये पता है कि मेरा जॉब जो है वो परमानेंट है तो वो और दिल लगा के काम करता है कि नहीं मुझे रहना है, करना है। अगर उसे ये महसूस हो जाए कि भाई मेरा तो कोई ठीक नहीं, कभी भी जा सकता हूं, तो वो उसी ढंग से, अनमने ढंग से काम करेगा। इसलिए मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को ये फील कराए कि उनकी जॉब सिक्योर है, सिक्योरिटी है उनके जॉब में। 13, इनिशिएटिव, the management should support and encourage the employees to take initiatives in an organization. It will help them to increase motivation and morale. मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज के मोरल, इन चीजों को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। वो कई तरह से होते हैं, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उसी हिसाब से रिवॉर्ड वगैरह दिया जाएगा। इस तरह की बातें करके भी लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो इनिशिएटिव्स भी इसकी एक फैक्टर है। 14, एस्पिरिट दे कॉर्प्स, मैनेजमेट शुड मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज एंड बी सपोर्टिव टू ईच अदर रेगुलरली, डेवलपिंग ट्रस्ट एंड mutual understanding will lead to a positive outcome and work environment. अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव उन्होंने बना के रखा हुआ है, तो इससे काम आसानी से होगा, अच्छे से होगा, एफिशिएंसी आएगी वर्क में, एक्यूरेसी आएगी और काम सही ढंग से होगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फेयल ने दिया है। इसके बारे में आप और डिटेल पता कर सकते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे तरीके से आसानी से समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूं जो भी कुछ मैंने बताया है वो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और इससे आप फायदा उठाएंगे। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे, अपना कीमती कमेंट देते रहे।